today we are going to learn solutions and colligative properties. The first part, solutions, as per the new syllabus of HSC, is included in your 11th standard and colligative properties in 12th standard. But I am going to teach the entire thing, solution as well as colligative properties. So let me begin with solution only. Let us first see the definition of solution. What is a solution? It is a homogeneous mixture of two or more components namely solute and solvent. So this is a basic definition of solution. Solution सल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है, कम से कम एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन बनता है और कंपल्सरीली होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए. इट हैज टू बी अ होमोजीनियस मिक्सचर. अगर हेटेरोजीनियस है दो और दो से ज्यादा चीजें तो मिक्सचर कहना ही कॉन्ट्राडिक्टरी है. हेटेरोजीनियस मतलब जो मिक्स नहीं होता है, ऑब्वियसली मिक्सचर है मतलब वो होमोजीनियस होना ही चाहिए. तो कई बार हम लोग गलती से ऐसा कहते हैं कि ऑयल इन वाटर है, वो हेटेरोजीनियस सोल्यूशन है. इट इज रॉन्ग. अगर वो सोल्यूशन है तो होमोजीनियस होना ही चाहिए. हेटेरोजीनियस है तो सोल्यूशन कैसे होगा? करेक्ट. ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल को इमल्शन ऐसा अलग से नाम दिया गया है, उसको सोल्यूशन कहना ही गलत है कंसेप्चुअली. राइट. तो दो इनमिसिबल लिक्विड से क्या बनता है? इमल्शन बनता है. राइट. या सोल्यूट सॉल्वेंट में सपोज हेटेरोजीनियस ये है सॉलिड लिक्विड में मिक्स नहीं होता है, जैसे सैंड इन वाटर. सैंड इन वाटर इज हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन. इज सच अ बिग जोक. इफ इट इज हेटेरोजीनियस इट कैन बी सॉल्यूशन. बाय डिफॉल्ट इट हैज टू बी होमोजीनियस, right or not? Sand in water is called as suspension. It is not called as a solution. So please, by default, remember this, that solution has to be a homogeneous mixture of what? Solute and solvent. So what is solute and what is a solvent? And let's see the definition of solute and solvent. It is that component of solution which is present in less quantity. लगे आज सॉल्वेंट का भी डेफिनेशन देख लेते हैं. It is that component of the solution which is present in more quantity. ऑब्वियसली ये रिलेटिव टर्म है. सल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होता है, सॉल्वेंट सल्यूट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है और दोनों को मिला के सोल्यूशन है. अभी ऐसा क्यों? उल्टा नहीं हो सकता क्या? जैसे सल्यूट ज्यादा और सॉल्वेंट कम हो सकता है ना, ऐसा भी सोल्यूशन होता है. उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा कहते हैं. कम सल्यूट और ज्यादा सॉल्वेंट से जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ डाइल्यूट सोल्यूशन. और ये चैप्टर मेनली हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे हमारा फोकस है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए सोल्यूशन का डाइल्यूट होना बहुत जरूरी है. और डाइल्यूट सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं? कम सोल्यूट और ज्यादा सॉल्वेंट. इसके लिए ऐसा डेफिनेशन है कि सोल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा. तो सोल्यूशन किससे बनता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट से. इसमें सोल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा मतलब सोल्यूशन डाइल्यूट है.
तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हिसाब से कैसे सोल्यूशन होना चाहिए वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। सोल्यूशन तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, यू कैन इजीली रीड इट, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए सोल्यूशन कैसे होना चाहिए, इसका फर्स्ट क्राइटेरिया कि सोल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट सोल्यूशन को ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल क्यों है, वही तो सीखना है। थ्रू आउट द चैप्टर मैं आपको ये बार बार प्रूव करके दिखाऊंगा कि सोल्यूशन डाइल्यूट होगा तो ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसको एप्लीकेबल है, और डाइल्यूट सोल्यूशन होने के लिए सोल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा होना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। So let's just see when it comes to studying colligative properties, which type of solutions are we supposed to study? Or one may say that there has to be a criteria of preparing a solution when it comes to studying colligative properties. So let's just see the criteria. You all know now that solute plus solvent is solution. And the first criteria to prepare a solution, I am repeatedly saying this, that the solution to which colligative properties are applicable, I am only going to take those solutions. The solution has to be a dilute solution in order to prepare, in order to study colligative properties. Or I am giving you a statement, colligative properties are applicable to dilute solution. And how dilute solution is prepared? We take less solute in more solvent. So less solute in more solvent is dilute solution. इसका उल्टा जो है वो obviously saturated solution हो जाता है। तो saturated solution में के लिए बहुत बार कई सारे फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होते, जैसे ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ का फॉर्मूला है, dissociation constant is alpha square into c upon 1 minus alpha. Now अगर आप concentrated solution लेते हैं, मतलब strong electrolytes suppose लेते हैं, तो उसके लिए अल्फा is almost equal to 1. अगर ऐसा है तो 1 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, ऐसे होगा, है ना। और नीचे क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 है, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, करेक्ट ना। इसके लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस नहीं लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का उल्टा क्या होता है, dilute solution. Colligative properties are only applicable to dilute solutions. फिर दूसरा criteria, we take physical state wise, solute should be always solid, solvent should be liquid, and obviously the resultant is going to be liquid. Solution जो है वो liquid होगा, क्योंकि less solid in lots of liquid, that too homogeneous, तो आपको end में लिक्विड ही मिलेगा, जैसे NaCl इन वाटर, पर एंड में तो अपने को वाटर का जो फिजिकल स्टेट है वही दिखता है सोल्यूशन का। सो ये क्राइटेरिया, अभी ये जो सोल्यूशन बनाने का क्राइटेरिया दैट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट वाइज अगर हम लोग देखने जाएं तो देर आर 9 पॉसिबिलिटीज। कौन कौन से अलग 9 सोल्यूशंस आते हैं, उसमें से इस चैप्टर में कौन से स्टडी करने हैं मैं थोड़ा सा क्विकली आपको बता दूं। सोल्यूट और सॉल्वेंट, और एक एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ऐसे देखते हैं, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, एस माने सॉलिड, लिक्विड 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 और गैस गैस गैस, इस तरीके से याद रखना। फिर इसको रोटेट करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। तो ये 9 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, जिसमें से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ओनली एप्लीकेबल टू सॉलिड इन लिक्विड, राइट। Now just see one example each. Solid solid का एग्जाम्पल क्या आ सकता है, सॉलिड सॉलिड का एग्जाम्पल है मेटल एलॉय, है ना, वो हो सकता है। फिर सॉलिड इन लिक्विड के तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे NaCl इन वाटर है। फिर इसके अलावा शुगर इन बेंजीन हो सकता है। इट हैज टू बी होमोजेनियस ऑब्वियसली, और उसके लिए हमेशा एक कैप्शन लाइन याद रखना जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लाइक सल्यूट
dissolves in like solvent. like solute dissolves in like solvent का मतलब क्या होता है? जैसे NaCl प्लस वाटर, ये सही कॉम्बिनेशन है क्योंकि एक आयोनिक कंपाउंड है और ये पोलर सॉल्वेंट है ना, तो ये चार्ज वाला चार्ज वाले के साथ जाता है। वही NaCl अगर आप बेंजीन में डालेंगे तो बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, नॉन पोलर, तो ये उतना सही नहीं है। वेराज हम लोग अगर ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6 प्लस वाटर, ये उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है क्योंकि ये जो है ना वो कोवैलेंट है, मतलब क्या चार्ज पार्टिकल्स इसमें नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, इससे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है। लेकिन ये बेंजीन के साथ सही है ना, बिना चार्ज वाला बिना चार्ज वाले के साथ। इसका मतलब लाइक सोल्यूट डिसॉल्व्स इन लाइक सॉल्वेंट, ये हमेशा याद रखना। फिर लिटिल सॉलिड इन लॉट्स ऑफ गैस का एग्जांपल कैन बी फॉग होता है ना, वो आ सकता है ना, उसमें डस्ट पार्टिकल्स आते हैं एयर में। फिर लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल आ सकता है जैम्स, जेलीज, बटर, ये सब होता है ना, चीज, उसमें थोड़ा सा लिक्विड सॉलिड में आता है। मिसिबल लिक्विड्स, एनी टू मिसिबल लिक्विड्स, मिल्क इन वाटर हो सकता है ना। मिसिबल, दो लिक्विड जब घुलते हैं तो मिसिबल कहते हैं, सॉलिड इन लिक्विड को सोल्यूबल कहते हैं, ऐसा। फिर लिक्विड इन गैस, लिटिल लिक्विड इन गैस कुड बी मॉइस्चर। फिर लिटिल गैस इन सॉलिड, ऑल एड्जॉर्प्शन फिनोमेना, सारे गैसेस जो होते हैं मेटल सरफेस पे एड्जॉर्ब होते हैं, जैसे करोजन रस्टिंग में होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन में। फिर लिटिल गैस इन लिक्विड, ऑल एरिएटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैसे हम लोग थम्स अप, पेप्सी जो भी पीते हैं उसमें ये आता है। एंड गैस इन गैस, एयर इज द बेस्ट एग्जाम्पल गैस इन गैस के लिए। अब इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेकिन सिर्फ इसके लिए है, हम इस चैप्टर में सिर्फ सॉलिड इन लिक्विड देखेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे सॉलिड इन लिक्विड लिया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हिसाब से, सॉलिड इन लिक्विड का। इसके अलावा आपके सिलेबस में और दो क्वेश्चंस है सॉलिड इन सॉलिड से रिलेटेड है, जिसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है। एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है जो मैं इसके बाद आपको सिखाऊंगा, और गैस इन लिक्विड से रिलेटेड एक लॉ है, हेनरीज लॉ, जो चैप्टर के एंड में मैं सिखाऊंगा। दैट इज रियली अ सिंपल लॉ। सो लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ओनली एप्लीकेबल टू सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड मिक्सचर से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। सॉलिड मिक्सचर को उसका जो सॉल्यूशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल नहीं है, तो दिस क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। दो टाइप्स है, क्वेश्चन क्या पूछते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉलिड मिक्सचर। फर्स्ट है इंटरस्टिशियल सॉलिड मिक्सचर और दूसरा है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड मिक्सचर। क्या होता है देखते हैं एग्जाम्पल से। इंटरस्टिशियल का मतलब, इसमें मैंने Fe लिया है जो सॉलिड है, ऑब्वियसली सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, ये इसका पार्टिकल साइज है ऐसा मान लो, और कार्बन लिया है, ये इसका पार्टिकल साइज है विच इज गोइंग टू एक्ट एज सॉलिड, ऑब्वियसली ये भी सॉलिड ही है, तो सॉलिड हो गया। इसके मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील, राइट। और लेट अस से दिस इज अ पीस ऑफ Fe, तो ये सारे Fe के एटम्स हैं, और यहाँ पे जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये खाली जगह दिख रही है, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड स्पेस, खाली जगह, इंटरस्टिशियल खाली जगह। और क्योंकि कार्बन के पार्टिकल्स का साइज बहुत ही छोटा है, इसके लिए वो इंटरस्टिशियल वॉइड स्पेस में इजीली अकोमोडेट हो सकता है। इसके लिए इस मिक्सचर को क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल सॉलिड मिक्सचर, राइट। दूसरा देख लो, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड मिक्सचर। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड मिक्सचर। मैंने कॉपर लिया है विच एक्ट्स एज सॉल्वेंट, ये इसका पार्टिकल साइज है। जिंक विच इज गोइंग टू एक्ट एज सॉल्यूट, ये इसका पार्टिकल साइज है, दोनों सॉलिड है, करेक्ट ना। इससे ब्रास मिलता है आपको, ब्रास। मान लो ये कॉपर का पीस है, ये कॉपर के एटम्स है, और इंटरस्टिशियल वॉइड स्पेस में जिंक नहीं रह सकता है क्योंकि जिंक का पार्टिकल साइज ऑलमोस्ट सेम है। तो जिंक का पार्टिकल साइज सेम है, तो जिंक का अंदर आना रहेगा तो क्या होगा, जिंक इन कॉपर आउट, जिंक इन कॉपर आउट, जिंक इन कॉपर आउट। जिंक कॉपर को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उसकी जगह ले रहा है, इसके लिए इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड मिक्सचर।
Correct or not? So what is the criteria here of this classification of solid-solid mixture? The particle size. अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल साइज में बहुत ज्यादा फर्क है, सोल्यूट छोटा है और सॉल्वेंट बड़ा है, तो कौन सा मिक्सचर बनेगा? इट हैज टू बी इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, क्योंकि इंटरस्टिशियल गैप में सोल्यूट आराम से अकोमोडेट होता है. जब पार्टिकल साइज सेम या ऑलमोस्ट सेम रहेगा तो ऑब्वियसली इंटरस्टिशियल वॉइड स्पेस में सोल्यूट नहीं रह सकता, तो वो सोल्यूट अंदर आने के लिए सॉल्वेंट के पार्टिकल को सब्स्टिट्यूट करता है, रिप्लेस करता है. इसके लिए सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, ये एक ही क्वेश्चन आता है, याद रखना. द क्राइटेरिया ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज द पार्टिकल साइज. The next criteria of obtaining a solution to study colligative properties is volatility. Now what is volatility? What is a volatile substance? A substance when kept in open evaporates on its own is a volatile substance. For example, all liquids more or less are always volatile. Right? Acetone, which is used as nail paint remover, अपने आप उड़ जाता है. पेट्रोल, डीजल, परफ्यूम्स, है ना, 2 सेकेंड में गायब हो जाते हैं. वाटर भी इवेपोरेट होता ही है अपने आप. अगर मैं इस बोर्ड को वाटर से इरेज करूँ, साफ करूँ, तो थोड़ी देर बाद पानी अपने आप उड़ जाता है. थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सारे लिक्विड्स हमेशा क्या होते हैं? वोलेटाइल. अपना सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, तो ऑब्वियसली वो वोलेटाइल होगा. And most of the solids, barring few exceptions like camphor, naphthalene, are non-volatile. हम लोग इनफैक्ट इसमें जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज करने वाले हैं वो तो डेफिनेटली नॉन वोलेटाइल है. तो ये क्राइटेरिया है नॉन वोलेटाइल. सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट होगा तो ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पॉसिबल है. इसके अलावा किसी भी कॉम्बिनेशन को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पॉसिबल ही नहीं, और मैं इसको प्रूव करूंगा. अभी सिर्फ याद रखना है, राइट? मैं प्रूव करूंगा. फिर क्या होगा इससे? ये क्या मिलेगा, है ना? सोल्यूशन ऑब्वियसली लिक्विड ही है, तो वो भी वोलेटाइल होगा. नॉन वोलेटाइल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन इट विल बी लेस वोलेटाइल देन सॉल्वेंट. ऐसे. अब ऐसा क्यों है ना, वो भी देख लेते हैं. लेस वोलेटाइल क्यों है? वोलेटिलिटी कम क्यों हो रहा है? मान लो ये एक प्योर सॉल्वेंट है. प्योर इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक हमने उसमें सोल्यूट ऐड किया नहीं है, जो ऑब्वियसली वोलेटाइल है, हाईली वोलेटाइल है. करेक्ट? तो इसमें से बहुत सारे पार्टिकल्स जो है बबल के फॉर्म में फ्री होंगे, और उनकी मर्जी कहीं से भी जा सकते हैं. आप देख सकते हैं 100% सरफेस एरिया अवेलेबल है पूरा. तो ये वेपर्स में फ्री हो रहे हैं ये सारे ऐसे. करेक्ट ना? बहुत सारे निकल रहे हैं. अब मैं सोल्यूशन बनाता हूँ. सोल्यूशन मतलब मैं इसमें सोल्यूट ऐड करूंगा, है ना. ये सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो गया. तो अब सॉल्वेंट में सोल्यूट के पार्टिकल्स भी रहेंगे, वो दिखेंगे नहीं होमोजेनियस में. आपको समझ में आए इसके लिए मैं बता रहा हूँ. अब वेपर्स को इधर से निकलना है. इसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो बबल के फॉर्म में कन्वर्ट होकर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूट का पार्टिकल सॉलिड होने की वजह से अगर इसके साथ टकराया तो इधर ही बर्स्ट हो जाएगा. बर्स्ट हो गया, सरफेस तक पहुंचा ही नहीं फ्री होने के लिए. तो इसमें से जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर से जो वेपर्स निकलेंगे वो निकलेंगे, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम निकलेंगे. करेक्ट ना? सॉलिड के साथ कोई बबल अगर टकराता है तो वो अंदर ही बर्स्ट होगा ना, फ्री होने के लिए कहां से बाहर जाएगा. तो वेपर्स कम निकल रहे हैं, मतलब ये लेस वोलेटाइल है. किसकी वजह से? सोल्यूट सॉलिड है इसके लिए. सो दिस इज डेफिनेटली लेस वोलेटाइल. इसके लिए मैंने कहा कि सोल्यूट का सॉलिड होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से वोलेटिलिटी कम होता है. वोलेटिलिटी कम हो गया तो वेपर प्रेशर कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है. इतने सारे असर है. ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम ले रहा हूँ. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए सोल्यूट का सॉलिड और सॉल्वेंट का लिक्विड होना जरूरी है ना. इसका ही मतलब क्या होता है? द सोल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल एंड सॉल्वेंट शुड बी वोलेटाइल. The fourth criteria of obtaining a solution in order to study colligative property is there has to be one solute in one solvent, and such a solution is called as binary solution. Bi matlab two. Two solutes in one solvent is ternary. Three solutes in one solvent is quaternary. आपके सिलेबस में नहीं है, एंट्रेंस में भी नहीं है. फिर भी मैं एमसीक्यूज में आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे कवर करके दूंगा कि जो टर्नरी क्वार्टरनरी के लिए है. लेकिन फिलहाल आपको इवन जेडब्ल्यू के लिए भी
वन सोल्यूट वन सॉल्वेंट, यही है बाइनरी सोल्यूशन। तो ये आपका क्राइटेरिया है ना, क्या सोल्यूशन प्रिपेयर करने का। सोल्यूशन कैसे होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, उसका फिजिकल स्टेट लिक्विड होना चाहिए, इट शुड बी वोलेटाइल, लेस वोलेटाइल देन सॉल्वेंट, और बाइनरी सोल्यूशन ही है। इसके लिए सोल्यूट और सॉल्वेंट का ये क्राइटेरिया, इट हैज टू बी लेस सोल्यूट इन मोर सॉल्वेंट, सॉलिड सोल्यूट कंपल्सरी इन लिक्विड, मतलब ये नॉन वोलेटाइल इन वोलेटाइल, एंड वन सोल्यूट इन वन सॉल्वेंट मेक्स इट अ बाइनरी सोल्यूशन। दिस इज द क्राइटेरिया। अब इसकी मदद से हम लोग आगे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, राइट। सबसे पहले ये चैप्टर थोड़ा इजी करने के लिए मैं कुछ सिंबल्स आपको सिखाता हूँ सोल्यूट और सॉल्वेंट से रिलेटेड, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, राइट। वो कोई IUPAC से दिया हुआ सिंबल्स नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा इजी पड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, डेटा लिखने के लिए, इसके लिए मैं आपको वो सिखाता हूँ। ओके, मैंने 4 कॉलम्स बनाए हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज कुछ लिख रहा हूँ, एक 6-7 प्रॉपर्टीज में कवर करूंगा, राइट। मोल, मोल फ्रैक्शन, मास, वॉल्यूम, सोल्यूट, सॉल्वेंट, और हो सके तो सोल्यूशन के लिए सिंबल देता हूँ। इसका इंपॉर्टेंस इसके लिए, मैं अगर ऐसा सिंबल लिखूँ n, तो आप जानते हैं ये नंबर ऑफ मोल्स है, लेकिन समझेगा कैसे ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है कि सॉल्वेंट है। इसके लिए कुछ प्रिसाइज गाइडलाइंस देना चाह रहा हूँ। जबकि जैसे मैंने इधर n लिखा है तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, क्यों, इसके नीचे लिखा है, और ये ऐसा लिखा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन इसमें भी कुछ तो थोड़ा फर्क होना चाहिए कि नहीं, ताकि अपने को समझ में आए। तो एक आइडिया बताता हूँ, याद रखना, एनीथिंग दैट एंड्स अप विद दिस इन सबस्क्रिप्ट 1, पैरों की तरफ 1 लिखते हैं ना, you should read this as the property of solvent, number of moles of solvent। तो यहाँ पे आएगा 2, number of moles of solvent। देखो याद रखना, इजी, इसका स्पेलिंग ऐसा गलत करो, solvent, सो 1 आया तो solvent, ऐसे याद रखते हैं, मैं ऐसे याद रखता हूँ, करेक्ट। तो एनीथिंग दैट एंड्स अप विद 1 हियर, पैरों की तरफ, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, 2 से सोल्यूट, राइट। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब N1 प्लस N2, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। अब एक सिंबल नहीं है, ऐसे लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन का सिंबल X है, बट यहाँ 2 आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और X1 प्लस X2 हमेशा 1 होता है, क्यों होता है वो हम लोग बाद में सीखेंगे। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन। मास के लिए वैसे M यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग W यूज करते हैं, क्योंकि आगे जाके मोलारिटी बार बार M रिपीट होगा, यहाँ पे 2, तो इसको कैसे पढ़ेंगे आप, मास या वेट ऑफ सोल्यूट, और ये मास या वेट ऑफ सॉल्वेंट, एंड मास इज एडिटिव, तो W1 प्लस W2 कर सकते हैं। वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब वॉल्यूम एडिटिव नहीं है, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो एडिटिव है, राइट। वी आर अज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम इज एडिटिव, वॉल्यूम एग्जैक्टली एडिटिव नहीं हो सकता है ना। लेट्स सी प्रॉपर्टी नंबर 5, इसका सिंबल्स देखते हैं, वेपर प्रेशर, और ये जो लिखा है ना उससे रिलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है वेपर प्रेशर का, ये सब सिखाऊंगा मैं आपको। अभी पहले वेपर प्रेशर का हम लोग सिंबल देख लेते हैं। तो वेपर प्रेशर भी एक तरीके का प्रेशर है, तो P लिख लेते हैं ऐसे, करेक्ट ना, और फर्क करने के लिए ये 1 और ये 2 ऐसा कर लेते हैं, करेक्ट ना। लेकिन ये ज्यादातर यूज नहीं होता है, मतलब अपना जो सोल्यूट है ना वो मतलब रॉल्ड्स लॉ में लगेगा, इसके लिए मैंने P2 लिया, लेकिन सोल्यूट आपका सॉलिड है। अब सॉलिड को वेपर्स वैसे नहीं होते, वो नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स ले रहे हैं ना, तो जब वेपर्स ही नहीं तो वेपर प्रेशर भी नहीं आएगा ऑब्वियसली। इसके लिए इसका सिंबल फिलहाल मैं ऐसे लिखता हूँ, सिर्फ एक ही लॉ है, रॉल्ड्स लॉ, जिसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ऐसे कुछ लेना देना नहीं है। वहां पे एक्सेप्शनली एक बार वोलेटाइल सोल्यूट लेना पड़ता है ना। अगेन आई एम टेलिंग, उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है। रॉल्ड्स लॉ का एक क्राइटेरिया है जिसमें हम लोग सोल्यूट लिक्विड लेते हैं, है ना, तो तभी P2 लेंगे। लेकिन फिलहाल ये ऐसा है, और एक ये ऐसा आता है, ये 0। इसका रीजन आपको समझ में आया, इसकी क्या जरूरत है, इसको क्या पढ़ते हैं, यू शुड रीड दिस एज प्योर, करेक्ट। तो इसको कैसे पढ़ना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ध्यान से देखना, इसको पढ़ना है वेपर प्रेशर, इसको पढ़ना है प्योर, और इसको पढ़ना है सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि सोल्यूशन और सॉल्वेंट के सिंबल में कुछ तो फर्क होना चाहिए। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर P लेते हैं, P, करेक्ट ना। यहाँ पे 2 नहीं ले सकते, क्योंकि एक बार तो हम लोग 2 सोल्यूट के लिए फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे 2 तो नहीं आ सकता है।
फिर यही वो चीज है जो सोल्यूशन से सॉल्वेंट को अलग करती है। सॉल्वेंट कभी ना कभी तो प्योर होता है ना, मतलब सोल्यूट ऐड करने से पहले तो प्योर होता है। सोल्यूशन कभी प्योर हो ही नहीं सकता है, कम से कम 2 कंपोनेंट होते हैं। तो ये जो सिंबल है इसके सिर पे कभी नहीं आएगा। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऐसा पढ़ेंगे, और ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको प्योर पढ़ना है ना। रिमेंबर दिस वेरी वेल। कई सारे बुक्स में यहाँ पे PS लिखते हैं, ऐसा S स्टैंड्स फॉर सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन का स्पेलिंग S से शुरू होता है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का किधर से शुरू होता है? S से ही होता है। सो लेट अस नॉट हैव कंफ्यूजन। आप ये S वेस नहीं चाहिए, ऐसा लिखना, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट। फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग का मतलब होता है डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है चेंज, चेंज मतलब डेल्टा और P, इसको पढ़ना है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, विच इज द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ऐसे, राइट, ये डिफरेंस है, ये सब समझाऊंगा, ये इसका फॉर्मूला है, राइट। फिर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज अ टेम्परेचर, करेक्ट है ना। बॉइलिंग पॉइंट इज सम काइंड ऑफ टेम्परेचर, राइट, एट विच द लिक्विड बॉइल्स। अब उसके लिए सल्यूट के लिए बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि सल्यूट अपना क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए सॉलिड है, सॉलिड्स मेल्ट होते हैं, करेक्ट ना, बॉइल होते हैं, ऐसा नहीं कहते, तो इसके लिए नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग T लिखेंगे, यहाँ पे भी T लिखेंगे, करेक्ट। ये अभी इसमें थोड़ा फर्क होना चाहिए, तो इधर 0 आएगा, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे B आने वाला है। B क्यों B आएगा मालूम है? फ्रीजिंग पॉइंट है ना, सी और नेक्स्ट वन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी तो टेम्परेचर है, करेक्ट। तो यहाँ पे भी मैं T लिखूंगा तो कुछ तो फर्क होना चाहिए, लेकिन TF लिखूंगा ना तो समझता है कि फ्रीजिंग। B मतलब बॉइलिंग, F मतलब फ्रीजिंग, करेक्ट ना। तो अभी यहाँ पे तो 1 या 2 कुछ लिखने का स्कोप ही नहीं है, तब ये काम आता है, समझा? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये 0 है, इसको कैसे पढ़ेंगे? दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर, प्योर बोला तो सॉल्वेंट, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे सॉल्वेंट का है, तो ये देंगे तो ही फर्क होगा कि नहीं? अभी देखो फर्क हो गया, ये लिखने पर नहीं समझता है, लेकिन ये लिख दिया। ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर, प्योर क्या? सॉल्वेंट, प्योर इधर कभी नहीं आ सकता, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। और यहाँ पे भी सल्यूट को तो ये सिंबल आएगा ही नहीं ना, इसको, क्योंकि सल्यूट तो पहले से सॉलिड है, और क्या सॉलिड करेंगे? फ्रीजिंग मतलब लिक्विड टू सॉलिड, लेकिन सल्यूट तो पहले से ही सॉलिड है, तो फ्रीजिंग वाला क्राइटेरिया इस चैप्टर में सल्यूट को नहीं लगता है, वो सॉलिड है, इसके लिए। रहा सवाल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ये है ना बॉइलिंग पॉइंट, कैन यू सी दैट? ओके। एलिवेशन मतलब क्या होता है? इंक्रीज, इंक्रीज मतलब चेंज, तो उसके लिए भी हम लोग डेल्टा यूज करते हैं, और TB, ये हो गया, तो इसको पढ़ता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका सिंबल है TB माइनस TB, 0 कम्स बाद में, है ना। मैं ऐसा कहता हूँ, गौर से सुनो, क्या बोला मैं? TB माइनस TB लिख दिया, 0 पहले लिखा नहीं, TB माइनस TB, 0 कम्स बाद में, राइट। ऐसा क्यों करता हूं मैं आपको बताता हूं, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मतलब डिक्रीज, अगेन डिक्रीज इज सम चेंज, चेंज इज डेल्टा, करेक्ट ना। ये जो ज्योमेट्री का ट्राइंगल है वो केमिस्ट्री का डेल्टा है, डेल्टा का मतलब चेंज, है ना। कौन सा चेंज? डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब TF, जिसका फॉर्मूला ये है, TF माइनस TF, 0 कम्स फर्स्ट। क्या बोला मैं? TF माइनस TF, पहले 0 लिखा नहीं, TF माइनस TF, 0 कम्स फर्स्ट, है ना। कंफ्यूजन है, देखो कैसे, क्यों कंफ्यूज होता है एग्जाम प्रिपरेशन में। देखो यहाँ पे जो 0 है ना वो सेकंड टर्म पे, जबकि यहाँ पे 0 है वो फर्स्ट टर्म में। एग्जाम में हमेशा स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं, है ना, भूल जाता है कि ये किधर है एक्चुअली। इसके लिए मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, 0 लिखो ही मत, TB माइनस TB, 0 कम्स बाद में, बाद में, ऐसा बाद में। प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट्स विथ ब, बॉइलिंग प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट्स विथ ब। यहाँ पे भी TF माइनस TF, है ना, पहले 0 नहीं लिखा, TF माइनस TF, 0 कम्स फर्स्ट, करेक्ट ना। फर्स्ट स्टार्ट्स विथ F, फ्रीजिंग स्टार्ट्स विथ F, TF माइनस TF, 0 कम्स फर्स्ट। इस तरीके से याद रखना। मैं जानता हूं ये कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये एग्जाम के प्रेशर में जरूर हेल्प करेगा, मुझे तो हेल्प करता है। मैंने फॉर्मूला बिना गलती से लिखा, ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ। ओके, आप भी ट्राई करना। ये कुछ सिंबल्स मैंने आपको दिए हैं जो डेफिनेटली हेल्पफुल साबित होंगे। जैसे हम विल प्रोसीड विद द चैप्टर, राइट, विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, ये बहुत हेल्पफुल होगा, राइट। So if you have liked this video, please don't forget to press the like button and please subscribe my channel. Subscribe my YouTube channel. Thank you.